बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले आप देखेंगे आज के मौज़ूआत। पनामा लीक्स, नया साल, नया बेंच, नए वकला, नए सवालात। अदालत उज़्मा का केस की रोजाना समाअत का फैसला। वजीर आजम ने हक़ाइक़ छुपाए, लिहाजा नाअहल करार दिया जाए। नईम बुखारी के दलाइल, आपको साबित करना है कि नेस्कोल कंपनी 2006 से पहले हुसैन नवाज की मिल्कियत थी। यही आपका पूरा केस है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा का तहरीक इंसाफ के वकील से मुकालमा। सवालात और ऑब्जर्वेशंस को अदालती फैसलों से ताबीर न किया जाए। सवालात का मकसद सच उगलवाना होता है। जस्टिस आसिफ सईद के रिमार्क्स। कहा, अदालती इहाते को सियासी अखाड़ा न बनाया जाए। नवाज शरीफ को अवामी ओहदे कब कब मिले? दुबई स्टील मिल के लिए पैसा कहां से आया? रकम बाहर कैसे गई? देखना होगा ओहदे का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया गया। पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट के वजीर आजम के वकील से सवालात। इल्जाम खान का एक और इल्जाम गलत साबित। उनका एक और तजाद सामने आ गया। बेंच नया, साल नया, लेकिन इमरान खान का झूठ पुराना है। इमरान खान फैसला करें उन्हें नवाज लीग के साथ किस पिच पर मैच खेलना है। अदालत और कौम को मुतमईन करेंगे। नवाज लीग के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार का पहला अज खुद नोटिस। कमसिन मुलाजिमा तैयबा पर तशद्दुद और सुलह पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से 24 घंटों में रिपोर्ट तलब कर ली। पिम्स ने दोबारा मेडिकल बोर्ड भी बना दिया। नियाजी साहब की तरह नहीं, फैसला खिलाफ आए तो ना माने। जो भी फैसला आए कबूल करेंगे। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की हेड बलोकी में गैस से 1200 मेगावाट बिजली के पैदावारी यूनिट का संगे बुनियाद रखने के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। और इमरान खान साहब का जो आज सुप्रीम कोर्ट के 28 पर बयान था, उन्होंने अदलिया को यकीन दहानी कराई कि वो आइंदा ऑब्जर्वेशंस और रिमार्क्स को फैसला बनाकर पेश नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत चूंकि पीआईडी को अपना प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करती है, तो अपनी पोजीशन वाज़ेह करने के लिए हमें भी जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ती है, जो अक्सर सुप्रीम कोर्ट के अहाते में या फिर बनी गाला जाकर करना पड़ती है। ये मामला था कि ये आगे जाके हम तफसील बयान करेंगे अपने नाज़रीन के सामने। लेकिन पनामा केस में आज क्या कुछ हुआ, ये भी अहम मुद्दा है। मैं आपको सबसे पहले कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। आपकी इजाजत से दिखाएं। शेख रशीद साहब, इजाजत है। जैसे कोर्ट में पूछा जाता है तो शेख साहब तो अमूमन पेशेंट डंडा मार के ना वो थोड़ा होता है जो, जी जी, वो कहते हैं इजाजत है। इजाजत हम थोड़े के बगैर ही कहते हैं इजाजत। इजाजत। बहुत शुक्रिया सर। शेख साहब जो है हमारे जी, वो पहले तो पेशगोइयां किया करते थे, आज उन्होंने मुतालबा भी एक किया है। वो मुतालबा जो है वो आपको और नाज़रीन को दिखाना चाह रहा हूं, फिर उससे प्रोग्राम का आगाज करते हैं। पनामा लीक्स बाद में हम देखते हैं। देखिए शेख साहब ने आज क्या कहा समाअत के मौके पर। मैं समझता हूं ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, ये आगे नहीं जा सकता। मौजूदा हुकूमत अपना मेयार और वकार खो चुकी है। बेहतर है एपीसी बुलाए, निगरान हुकूमत का फैसला करे, इलेक्शन करे और दाल पे ऐन हो जाए। शाम साहब कैसा मुतालबा है शेख साहब का? इस शेख साहब ने एक निशस्त जीती थी पिंडी से और कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं
वो 342 हैं। तो एक नशिस्त रखने वाला शख्स जो है वो कौम की आवाज तो नहीं बन सकता। और एपीसी को क्या हक है निगरान हुकूमत बनाने का? और जब तक वजीर आजम पर अदम एतमाद कौमी असम्बली में नहीं होता उस वक्त उन्हें हक है कि वो अपने ओहदे पर बरकरार रहें। हाँ, अगर अदालत का फैसला को उनके खिलाफ आ गया तो और बात है, वो और बात है, ठीक है। लेकिन इस वक्त तक तो ये बात यह है कि उनके हामी ये कहते हैं कि वो फरीकी नहीं है, उनका पनामा लीक्स में नाम नहीं है, उनके बच्चों का मामला है। अब ये साबित करना पड़ेगा कि वो बच्चों से उनका ताल्लुक कैसे था, नहीं था। लेकिन बहरहाल ये तो अदालत की बातें हैं। लेकिन शेख साहब जो हैं वो अपने अलावा किसी दूसरे की तर्जमानी नहीं करते। चले, ठीक है, दुरुस्त हो गया। अब चलते हैं जी कोर्ट रूम नंबर 2, जहां आज समाअत हुई, नए साल की पहली समाअत पनामा केस के हवाले से, और इमरान वसीम साहब भी वहां मौजूद थे हस्बे मामूल। उनसे हमने राब्ता किया, उनसे तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान वसीम। वालेकुम अस्सलाम। तो इमरान बताइए, अब ये जो समाअत शुरू हुई है तो कोर्ट रूम नंबर 2 है, क्योंकि चीफ जस्टिस की अदालत में नहीं है, वो कोर्ट रूम नंबर 1 है। सीनियर मोस्ट जज उनके बाद जो हैं खोसा साहब, उनकी अदालत में ये समाअत हो रही है। ये दुरुस्त बात है? जी बिल्कुल। पहले जो समाअत हो रही थी, क्योंकि उसके जो बेंच के सरबराह थे वो चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब थे, अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं, तो सरबराही मिली है जस्टिस आसिफ सईद खोसा को। वो क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं और वो कमरा अदालत 2 में ही बैठते हैं, क्योंकि दूसरी नंबर पोजीशन पे हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो आज की केस की समाअत जो है वो कमरा अदालत नंबर 2 में हुई है। और कमरा अदालत नंबर 1 से ये कमरा जो है वो छोटा है, और यही वजह थी कि आज जब 9:30 बजे केस की समाअत शुरू हुई है तो खचाखच ये भरा हुआ था, तिल धरने की भी यहाँ पे जगह नहीं थी। नहीं, कोई और बड़ा कमरा भी है सुप्रीम कोर्ट की अदालत इमारत में? जी देखें, अदालतें जो हैं वो तकरीबन 10 से ज्यादा हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सबसे बड़ी जो अदालत है वो कमरा अदालत नंबर 1 है। नहीं, मगर होता है ना, बाज़ औक़ात ये होता है तो कोई बड़ा कमरा और भी होता है जहां इस तरह की सूरत हाल में समाअत हो सके, मगर सारे कमरे एक जैसे हैं बस। नहीं, ऐसा हाँ जी बिल्कुल, कमरा अदालत नंबर 1 को छोड़ के बाकी जितनी अदालतें हैं वो तकरीबन एक जैसी हैं, बल्कि जो 5 नंबर से जाके नीचे की अदालतें हैं 6, 7, वो उनसे भी छोटी हैं, जो 2 से लेके 5 तक की हैं। चलें, आप बताएं कि इस मौके पर कौन कौन वहां मौजूद था? मुनासिब ये हो कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ बड़े कमरे भी होने चाहिए, जहां अगर कोई बहुत अहमियत का केस है जैसे कि जिसमें लोगों को दिलचस्पी हो तो ज्यादा बड़ी तादाद में लोग वहां बैठ सके। ये तजवीज वैसे मगर अब इतनी बड़ी इमारत बनी है, लेकिन उस वक्त जुल्ला साहब के अहद में बनी थी, वो चीफ जस्टिस थे। मैं इन चीजों को ख्याल नहीं रखा गया। बरामदे बहुत हैं, जगह जो है मतलब उसमें बहुत ऐसा महसूस होता है कि तामीर ऐसी हुई है कि जगह बहुत सी ऐसी है जो खुली रह गई है, उसका मसरफ नहीं है। लेकिन भारत अब इसमें तब्दीली तो नहीं हो सकती इस वक्त। चले इमरान हसीन, आप ये बताएं कि 9:30 बजे कौन कौन वहां मौजूद था कोर्ट नंबर 2 में? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी मौजूद थे, इमरान खान, उनके साथ जहांगीर तरीन भी मौजूद थे, असद उमर भी मौजूद थे, शीरी मजारी भी मौजूद थी, फवाद चौधरी भी मौजूद थे, जबकि जो हुकूमती वुज़रा हैं दानियाल अजीज, तलाल चौधरी, ख्वाजा आसिफ, साद रफीक और दीगर जो उनके अहम रहनुमा हैं वो भी अदालत में मौजूद थे। तलाल चौधरी अभी वजीर नहीं है, दुआ करें कि बन जाएं। बार आपने उनका शुमार भी वजीरों में कर दिया तो अच्छी बात है, कोशिश तो अल्लाह करे कि आपकी दुआ कबूल हो। चले जी, अब आगाज कीजिए, कैसे फिर आज आगाज हुआ और क्या रिमार्क्स थे मौजूद जज साहिबान, क्या माहौल था, क्या दलाइल कैसे बात आगे बढ़ी? जी देखिए, नईम बुखारी से ही अपने दलाइल का आगाज हुआ, जबकि इससे पहले तारिक असद ने भी दलाइल दिए थे, लेकिन जो बुनियादी तौर पर जो पनामा लीक्स के हवाले से दलाइल का आगाज किया है वो तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी ने किया, और उनके जो दलाइल थे वो कमोबेश वही थे जो इससे पहले वो केस के दौरान जो है वो दे चुके हैं चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली के बेंच में। 2 बातें नई थी आज उनके दलाइल के अंदर जो उन्होंने अदालत से इस्तदा की। एक तो ये कि चेयरमैन नैब जिन्होंने अपना काम नहीं किया, पनामा लीक्स के हवाले से मामले की तहकीकात नहीं की, उन्हें शोकाज नोटिस जारी किया जाए, जबकि शहबाज शरीफ के हवाले से भी अदालत से यह इस्तदा की कि शहबाज शरीफ को भी नोटिस जारी किया जाए और अदालत में बुलाया जाए और उनसे ये पूछा जाए
कि जो हुदैबिया पेपर मिल के हवाले से कर्जा हासिल किया गया था लंदन की इन्वेस्टमेंट कंपनी से, वो उन्होंने 1999 में किस तरह से अदा किया। लेकिन अदालत का ये कहना था कि चूंकि जो आपकी दरखास्त आई है उसमें शहबाज शरीफ को जो है वो फरीक नहीं बनाया गया, तो लिहाजा किस कैपेसिटी में अदालत उनको नोटिस जारी कर सकती है। जबकि जो चेयरमैन नैब के हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था नईम बुखारी की जानिब से, उसका अदालत ने यह कहा कि ये जो फोरम है ये मुतलका फोरम नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि चेयरमैन जो नैब हैं उन्हें शोकाज नोटिस जारी किया जाए या उन्हें ओहदे से हटाया जाए, तो उसका जो फोरम है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, तो इस हवाले से आप रेफरेंस जो है वो वहां पर दायर कर सकते हैं। जिस तरह किसी जज को आप हटाते हैं, यही कहना था, जिस तरह किसी जज के, सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उसी तरीके की कार्रवाई चेयरमैन नैब के खिलाफ हो सकती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। वहां दरखास्त दी जा सकती है, फॉरम वही मगर हर जगह हर बात नहीं हो सकती और हर जगह हर काम नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक जी। इमरान, फिर जजेस के रिमार्क्स क्या थे मजीद इस बारे में? जी बिल्कुल, जजेस के रिमार्क से ज्यादा तो आज अदालत के आप कहें कि सवाल ज्यादा थे, ऑब्जर्वेशन ज्यादा थी। लेकिन अदालत ने आज ये भी वाज़ेह तौर पे कह दिया कि अदालत की जो भी ऑब्जर्वेशन होती हैं या सवाल होते हैं या रिमार्क्स होते हैं, उन्हें फैसलों से ताबीर ना किया जाए। अगर अदालत कोई ऑब्जर्वेशन देती है या सवाल पूछती है तो वो इंफॉर्मेशन खरीदने के लिए जो है वो अपना सवाल करती है, और बाज़ औक़ात तो अदालत ऐसा मुश्किल सवाल भी करती है ताकि वकील घबरा के सच उगल दे। तो इन जो रिमार्क्स को और ऑब्जर्वेशन को फैसला बना के मीडिया के अंदर पेश ना किया जाए और अपनी जो है वो तशरीह मीडिया के सामने नहीं की जाए। अदालत के जो रिमार्क्स थे या सवाल थे, उनका ये कहना था कि जो प्राइम मिनिस्टर के खिताबात थे या बयानात थे उसमें कहीं भी कतरी सरमायाकारी का जिक्र नहीं था, और यह भी कहा गया कि कतरी सरमायाकारी के हवाले से कोई भी रिकॉर्ड जो है वो अदालत में पेश नहीं किया गया, और जो खत कतरी अदालत में पेश किया गया उसमें यह कहा गया कि लंदन के जो फ्लैट्स थे या ऑफशोर कंपनियां थी वो 2006 से पहले अल्सानी खानदान की मलकियत थी, लेकिन इस हवाले से भी कोई रिकॉर्ड जो है वो पेश नहीं किया गया। अदालत का यह भी कहना था कि आप रिकॉर्ड के ऊपर कोई ऐसी दस्तावेजात मौजूद हैं जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ के दस्तखत मौजूद हों। अदालत का यह भी कहना था कि जो शरीफ खानदान है वो लंदन के अपार्टमेंट्स की और ऑफशोर कंपनियों की मलकियत को उन्होंने तस्लीम किया है, इनकार नहीं किया। अब ये दरखास्त गुजार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ये साबित करे कि जो लंदन के अपार्टमेंट थे या जो ऑफशोर कंपनियां हैं नेस्कॉल और नीलसन, वो 2006 से पहले शरीफ खानदान की मलकियत थी। अगर ये साबित होता है तो फिर दरखास्त गुजारों का ये एक बड़ा अच्छा केस बनता है। अदालत का यह भी कहना था कि वजीर आजम ने अपने खिताब में यह भी कहा था कि 1972 में जब इत्तफाक फाउंड्री को कमया लिया गया तो उनके पास 1 टका भी नहीं था। तो सवाल यह भी पैदा होता है कि 1974 में जो दुबई में स्टील मिल लगाई गई उसका सरमाया कहां से आया। सवाल यह भी उठता है कि 1980 में जब दुबई की फैक्ट्री को फरोख्त कर दिया गया और 12 मिलियन दिरहम वहां से शरीफ खानदान को मिले थे, तो उसे कतर, जद्दा या लंदन में किस तरह से ट्रांसफर किया गया, क्या इस हवाले से कोई रिकॉर्ड मौजूद है। अदालत का यह भी कहना था कि कतर और दुबई के रकम की मुंतकली के हवाले से क्या कवानीन है। अगर कोई रकम मुंतकिल हुई है या कानून की खिलाफ वर्जी हुई है कतर और दुबई के अंदर, तो क्या पाकिस्तान में उसकी सजा दी जा सकती है। जबकि एक सवाल और भी था सुप्रीम कोर्ट का जो अहम था, वो ये था कि वजीर आजम ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि 1997 में वो अपने जो बिजनेस था सियासत की वजह से वो उससे अलग हो गए थे अपने कारोबार से। तो इससे पहले जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ जो है 1980 से लेकर 1997 तक मुख्तलिफ अवामी ओहदों पर रहे हैं। अदालत को यह तफसील फराहम की जाए कि वजीर आजम नवाज शरीफ कब वजीर खजाना पंजाब रहे, वजीर आला पंजाब रहे और वजीर आजम पाकिस्तान रहे, और कब उनको मुल्क बदर जो है वो किया गया। इस बात का भी जायजा लेना होगा कि आया के जो अवामी ओहदे उनके पास थे उनका कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक, आप हमारे साथ रहिएगा इमरान, हमारे साथ रहिएगा। इमरान खान साहब ने क्या रोस्टम पर आकर बात की, ये भी आपसे जानेंगे एक ब्रेक के बाद। आज वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान, ये बताइएगा कि आज इहाते अदालत के हवाले से क्या रिमार्क्स है जज साहिबान के, फिर इमरान खान साहब ने क्या यकीन दहानी कराई वहां पर? एक बात मैं अर्ज करूं जी, ये बात सवालत है ना कि वो पैसा कैसे गया। हाँ जी, बाहर और बाहर इत्तफाक फाउंड्री जब कमया ली गई फिर वहां कैसे कारोबार शुरू किया। अब ये सवालत वो हैं जिनका जवाब लेने के लिए मियां मोहम्मद शरीफ मरहूम से राब्ता कायम करना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त जो कारोबार था वो मियां शरीफ साहब कर रहे थे। शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब वो कारोबार नहीं कर रहे थे। ठीक। और उनके उस वक्त जो तारिक शफी साहब जो उनके भतीजे हैं उनको उन्होंने भेजा था वहां
वो भी बिल्कुल नौजवान थे। कल आपने जिक्र भी हाँ किया जी। था उनका। हम तो भाई ये भी एक देखना है कि ये कई मामलात ऐसे हैं, कई इकदामात ऐसे हैं जो इनसे मुतल्लिक नहीं है, मियां मोहम्मद शरीफ साहब मरहूम से मुतल्लिक हैं। ठीक है। हाँ। तो इमरान बताइएगा फिर आज अहाता अदालत के हवाले से, और फिर इमरान खान साहब ने किस मामले पर अदालत को यकीन दहानी करवाई रोस्ट्रम पर आकर। देखें अजमल जामी साहब, ये बताना ये भी जरूरी होगा कि जब 9:30 बजे समाज शुरू होती है तो 11 बजे वक्फा होता है अदालती कार्रवाई में, और उसके बाद 11:30 बजे है अदालती कार्रवाई दोबारा शुरू होती है। तो जब ये कार्रवाई 11:30 बजे उसमें जी जब 11:30 बजे ये वक्फा हुआ है, अदालती वक्फा हुआ है, तो जो फवाद चौधरी हैं तर्जमान तहरीक इंसाफ के, वो उठ के बाहर चले गए। उन्होंने जाके मीडिया से टॉक की, और इस दौरान जो है जजेस अपने कमरे में चले गए, वो उन्होंने चाय पी या जो भी किया, लेकिन उन्होंने ये जरूर देखा टेलीविजन के ऊपर के फवाद चौधरी हैं जो हैं वो उस वक्त तक की कार्रवाई को जो है मीडिया पे जो है बयान कर रहे थे। तो जब 11:30 बजे अदालत आई तो उन्होंने सबसे पहले आके यही पूछा कि फवाद चौधरी साहब कहाँ हैं। उन्होंने जाके जो अदालती कार्रवाई है वो मीडिया पे जाके बयान की है। तो अदालत का यही कहना था कि हमें इस बात पे तशवीश है कि अदालती जो कार्रवाई है उसे अदालती अहाते के अंदर जो है मीडिया टॉक की जीनत जो है वो ना बनाया जाए, अदालत का एहतराम किया जाए। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि अदालती अहाते के अंदर जो है वो मीडिया टॉक की जाए, और इसे सियासी अखाड़ा ना बनाया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। बाकी पूरा पाकिस्तान पड़ा है, जहां मर्जी जाके आप टॉक कर लें, अपना मौक़िफ़ बयान कर लें। तो इसके ऊपर जो है वो नईम बुखारी ने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया, और उसके बाद फवाद चौधरी ने भी थोड़ा सा अपना मौक़िफ़ पेश किया, लेकिन फिर इमरान खान भी डाइस पे आए। तो उनका ये कहना था कि जो हुकूमती रहनुमा हैं या वुज़रा हैं वो PID का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि तहरीक इंसाफ ने पनामा लीक्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में कोई शवाहिद पेश नहीं किए, तो फिर अपनी पोजीशन को तहरीक इंसाफ क्लियर करने के लिए मीडिया टॉक करती है। फिर बाद अज़ां उन्होंने अदालत को यकीन दहानी कराई कि अदालत की जो भी ऑब्जर्वेशन होंगी या रिमार्क्स होंगे या सवालात होंगे वो मीडिया टॉक्स के दौरान उनके ऊपर कोई रायज़नी नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक। अब ये मामला यानी आप हमारे साथ रहिएगा, आपसे हमने आज खुद नोटिस जो हुआ उसके बारे में बात करें, लेकिन वो अगले मरहले में हमारे साथ समात रोजाना होगी, रोजाना 9 से 1 9 से 1 9 से दोपहर। देखो होना ये चाहिए कि जो हुकूमती मुशीरान है जी या वज़रा है वो भी एहतियात से काम ले, और इमरान खान साहब और उनके रफ़का भी एहतियात से काम ले। ठीक। और अदालत की कार्रवाई जो है, जो लोग वहां बैठे हुए हैं, मीडिया के नुमाइंदे मौजूद हैं, उनके जरिए पहुंचती है, उनके जरिए पहुंचने दें, और उस पर उनके तबसरे दोनों फरीक जो है उनके तबसरों की जरूरत नहीं है। चले एक ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम में, नाज़रीन मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम से एक और बहुत अहम मामला था, छोटी बच्ची घरेलू मुलाजमा कम सिन 10 साल तैयबा, इस पर मुबैना तशद्दुद का मामला था। नहीं, एक अदालती अफसर जी ये एडिशनल सेशन जज हैं राजा आसिफ महमूद खान इस्लामाबाद में, उनसे ये शिकायत हुई, उनके घर में ये तशद्दुद उनकी अहलिया, उनकी बेटी अहलिया पर इल्जाम लगा। और फिर ये मालूम हुआ कि मामला उनके दरमियान सेटल हो गया है। जी। तो इस पर फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये जो वो मोटो नोटिस लिया। राजीनामा का एक बयान हल्फी भी हम दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पर, जो उनके वालिदैन, बच्ची के वालिदैन की जानिब से जमा करवाया गया। गो के बच्ची के वालिदैन होने के दावेदार भी 3 और निकल आए, उस पर भी एक मामला कंफ्यूजन में है। अब DNA टेस्ट की बात भी की जा रही है। नहीं, लेकिन जो बच्ची है, जो उसकी शक्ल है, जिससे सूजी हुई है, उसको देख के तो दिल कांप उठता है। बिल्कुल ऐसे ही। और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और अगर ये जो जज साहब जो हैं और उनकी अहलिया जो हैं, अगर अहलिया भी या उनके घर का कोई फर्द भी कसूरवार है, तब भी जज साहब को बरी ज़िम्मा नहीं करार दिया जा सकता। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा शख्स जो घर में अपने इंसाफ नहीं कर सकता, वो लोगों को क्या इंसाफ देगा। लेकिन बहरहाल पहले तहकीकात हो जाए और फिर उसके बाद सजा मिलनी चाहिए। तो इमरान सुमोटो लिया गया और कोई मेडिकल बोर्ड भी दोबारा बनाया जा रहा है। देखें अजमल, सोमोटो नहीं है, सिर्फ नोटिस है, क्योंकि जो मीडिया रिपोर्ट चली हैं, कल जो इस मामले का ड्रॉप सीन हुआ है, और मीडिया ने जिस तरह इस मामले को हाईलाइट किया है कि रियासत इस मामले में कहाँ है, चाइल्ड लेबर के हवाले से जो कवानीन है, या चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से, या फोर्स लेबर के हवाले से उन कवानीन का इतलाक क्यों नहीं हुआ, रियासत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी क्यों नहीं की। तो ये वो सवाल थे जो कल इस मामले का ड्राप सीन होने के बाद मीडिया ने उठाए थे, और इसी मीडिया रिपोर्ट्स को मद्देनजर रखते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने मामले का नोटिस लिया है,
और रिपोर्ट तलब की है रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और 24 घंटों में ये रिपोर्ट उन्होंने मांगी है। और ये रिपोर्ट जब ये कल चैम्बर में पेश की जाएगी तो इसका जायजा लिया जाएगा और अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस रिपोर्ट से मुतमिन होते हैं कि मामले के अंदर कोई भी इलीगैलिटी नहीं हुई तो फिर इस मामले को चैम्बर में ही जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई है और इंसाफ नहीं हुआ तो फिर इसको सो मोटो केस में कन्वर्ट किया जाएगा और इसे खुली अदालत में समाज के लिए मुकर्रर करके फ्री ट्रायल को नोटिस जारी किया जाएगा। देखिए उस लड़की के चेहरे पर लिखा हुआ है तशद्दुद जो हुआ है उसके ऊपर, मगर इमरान जो है वो उलझ गए टेक्निकल मामले में। आज खुद नोटिस का मतलब यह होता है कि जब अदालत में कोई दरखास्त ना दी जाए और खुद से और अदालत खुद कोई अखबार की रिपोर्ट पर या किसी खत पर कोई नोटिस ले ले तो उसे ही सुओ मोटो कहते हैं, उसे आज खुद नोटिस कहते हैं। ठीक। तो अब उसकी बगैर किसी दरख्वास्त के। हाँ जी। अच्छा। अब ये खबर पढ़ के नोटिस लिया गया और अखबारी रिपोर्ट की बुनियाद पर अब जब बाकायदा कार्रवाई होगी तो फिर आप वो एक दूसरी सूरत होगी, इसी ही को आज खुद नोटिस कहते हैं। ठीक है, ठीक है। और शाम साहब आज लाहौर में बहुत शदीद ट्रैफिक जैम थी, हमने हेड बलोकी पे जिक्र करना लेकिन बाद में, लेकिन अभी जो लाहौर के शहरी जितना आज खार हो रहे हैं। देखिए मुसीबत तो ये है और कि आज हमारे पास बसबी हल्के जो हैं वो अपने अपने मुल्जम तलाश करके उनके खिलाफ हंगामे कर रहे थे। एक तो पहली बात ये कि कोई ज़ाब्ता कायदा इस मुल्क में रहा नहीं है जो इस तरह यानी इजाजत के दुनिया पूरी में जो जुलूस निकलते हैं, जो मज़ारे होते हैं, उनकी पहले इजाजत ली जाती है, इतला दी जाती है कि फला वक्त में फला जगह पे हम मुजाहरा करेंगे और उसकी फिर पुलिस जो है उसका मुतबादल इंतजाम करती रास्ते का। यहां फ्री फॉर ऑल हो चुका है, जो जब जहां चाहे जब चाहे वो धरना दे के बैठ सकता है, ट्रैफिक रोक सकता है और लोगों के नाक में दम कर सकता है। अब ये इसका नोटिस लेना चाहिए, इसकी कैमरों से अब इन लोगों की तस्वीरें बनाई जाएं और एक दफा कह दिया जाए कि इस तरीके के मजारे और इस तरीके के धरने जो हैं उन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। ये एक फैसला करना चाहिए। कोई इशू हो, सियासी हो, गैर सियासी हो, समाजी हो, फिरका वाराना हो, गैर फिरका वाराना हो, इजाजत लेकर रास्ते का तयन करके ये मज़ारे जो हैं इस तरीके से होने चाहिए। आज क्लासिकी मौसीकी के बड़े अहम और नामवर गुलकार उस्ताद फतेह अली खान जिनकी जोड़ी अमानत अली खान साहब के साथ होती थी, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला 1969 में, वो भी चल बसी। और फिर आज सलमान तासीर जो साबिक गवर्नर रहे उनकी बरसी है आज। उनको भी देखे ना कि एक उनके गार्ड ने निशाना बनाया मुमताज कादरी ने, मरहूम ने, और फिर उनको फांसी की सजा भी दे दी गई। लेकिन मैं ये कहूंगा कि एक गलत फहमी की बुनियाद पर उन पर हमला हुआ और उनके ऊपर वो तोहमत लग गई जो एक मुसलमान जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बहरहाल आज उनकी बरसी है। एक बड़ा मीडिया ग्रुप जो है उसके भी वो सरबराह थे और हमें बड़ा उनके पसमानदगान जो हैं उनसे हमदर्दी है और अल्लाह ताला जो है उनकी मग़फ़िरत करे और जो उनके जो बच्चे हैं, उनका जो अदारा है, हम उसके गम में शरीक हैं और हम ये चाहते हैं कि ये गलत फहमियों की बुनियाद पर और बिल्कुल अबहाम की बुनियाद पर कोई कार्रवाई किसी शख्स को अज खुद नहीं करनी चाहिए। किसी शख्स के खिलाफ जहां भी कोई आपको शिकायत हो, कितनी संगीन नौयत की क्यों ना हो, आप अदालत में जाइए, दरवाजा खटखटाइए, मुकदमा दर्ज कराइए, अपने हाथ में कानून को ना लीजिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ये बुनियादी बात है। बिल्कुल ठीक। और आज देखिए आज बरसी है, नहीं आज बरसी है मौलाना मोहम्मद अली जौहर की। ब्रेक के बाद कर लें जरा उनका चलिए मामला जिक्र उनका, एक ब्रेक के बाद नाज़रीन आपसे मिलेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब आप मौलाना मोहम्मद अली जौहर का जिक्र कर रहे थे, फिर हमने हेड बलो की भी जाना उसके बाद। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, दो मोहम्मद अली हैं जिन्होंने हमारी तारीख को, सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों की तारीख को मुतासर किया। पहले मोहम्मद अली जौहर और दूसरे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक। तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर 1906 में जब मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई उसमें उस जलसे में मौजूद थे। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के सदर भी रहे, मुस्लिम लीग के सदर भी मुंतखब हुए, तहरीक खिलाफत चलाई। जब तुर्की में खिलाफत खत्म की जा रही थी उन्होंने अंग्रेजों से मुतालबा किया कि वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें, खिलाफत खत्म ना हो सके। फिर उस पर
तमाम यानी बर्रे सगीर के जो लोग थे, सब ने मिलकर, गांधी जी भी उसमें पेश थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, उन्होंने तहरीक चलाई। बड़ी अजीम शान तहरीक है, जो एक बहुत बड़ी तहरीक जिसे याद रखा जाता है। उसके बाद दूसरी तारीख में तहरीक पाकिस्तान चली, बाद में फिर वो कांग्रेस से कुछ बददिल हुए और फिर मुसलमानों ने एक अलग अपनी सियासत का आगाज किया। तो 4 जनवरी जो है उनका यौम वफात है। और जब वो बरतानिया गए तो उन्होंने कहा कि आजादी मांगने गए और कहा मैं वापस नहीं जाऊंगा गुलाम हिंदुस्तान में, और वहीं इंतकाल हो गया, बैतुल मक़दस में जाके दफन हुए। और एक बैनुल अक़वामी शोहरत के शख्स थे, अंग्रेजी के भी और उर्दू के भी बेपनाह अदीब। अंग्रेजी में अखबार निकाला कॉमरेड, उर्दू में अखबार निकाला जनाब हमदर्द, और बड़े शायर भी। ये उनका शेर है ये कि इस कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये उनका शेर है। अच्छा, ये अब आज तस्हीह हुई। दूसरा जी, आज हेड बलोकी गए वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, और वहां पे 1200 मेगावाट बिजली का पैदावारी जो प्रोजेक्ट है उसका मुआयना किया। गैस से बनेगा, उस बारे में कुछ 1223 मेगावाट बिजली पैदा होगी यहाँ से। 23 मेगावाट तो उस प्लांट को चलाने में काम आएगी। ठीक है। 1200 मेगावाट जो है वो प्रोडक्शन वो फराहम होगी नेशनल ग्रिड में। चले देखते हैं उन्होंने वहां पे इस मौके पर क्या कहा। मंसूबे लग रहे हैं हवेली बहादुर शाह में और भिक्की में, तो ये तीनों मंसूबे जो लग रहे हैं इसमें 112 अरब रुपए की बचत हुई है। ये कोई नोशनल सेविंग नहीं है, यानी कोई हवाई सेविंग नहीं है, ये एक्चुअल सेविंग है। जो कहता था पाकिस्तान फर्स्ट, और उसने किस तरह पाकिस्तान को अपना यानी इरेपरेबल नुकसान पहुंचाया। आप भी वहां मौजूद थे? मैं मौजूद था। वो नुकसान ये पहुंचाया कि वो नीलम झेलम प्रोजेक्ट बहुत लंबा हो गया और पानी के प्रोजेक्ट शुरू नहीं किए जा सके, उसमें बहुत पैसे खर्च हुए, उसकी बात कर रहे हैं। देखिए ये जो मंसूबे हैं, आप देखें $7,91,000 फी मेगावाट बिजली का यानी कारखानों को जो मंजूरी दी जाती है, ये हिसाब लगाया है नेपरा ने। $7,91,000 के हिसाब से फी मेगावाट बिजली के कारखानों की मंजूरी दी जाती है। इस बेस पर अगर इस लागत पर कोई कारखाना बने तो वो आंखें बंद करके उसकी इजाजत दे देते हैं नेपरा। ठीक है। और अगर इससे ऊपर हो फिर वो कुछ जांच पड़ताल होती है। ये बेंचमार्क है जो उन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है। ये जो मंसूबे तीनों जो हैं जिनकी बात कर रहे हैं और जिनसे बिजली पैदा होगी कोई आपकी तकरीबन 2 से 3 हजार मेगावाट के दरमियान, अब इसमें ये जो मंसूबा लगाया है 4,73,000 रुपए पर मेगावाट इसकी लागत आई है। तो उससे कम है, 3 उससे आधा है। 3 लाख से 3 लाख 112 अरब रुपए की बचत हुई है इसमें। ठीक, उसी का वो जिक्र कर रहे थे। इसके कारण अगर ये गवर्नमेंट कहती, अगर वहां बेईमानी होती, पैसे खाने होते, तो आंखें बंद करके नेपरा से मंजूरी ली जा सकती। एक बात। दूसरी बात ये कि ये मंसूबे जो हैं ये मुकर्रा वक्त में मुकम्मल हो रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में आज तक कोई बड़ा मंसूबा जो है वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ अपने टाइम में। तो टाइम में मुकम्मल हो रहे हैं और लागत इनकी कम है, और इससे बिजली जो थी पैदा होगी 9.84 रुपए जो थे वो फी यूनिट, ये रेट इसका था बिजली पैदा हो। अब इससे जो कम लागत का की गई है तो बिजली बनेगी 6.43 रुपए फी यूनिट। यहाँ भी 3.5 यहाँ भी लोगों को सहूलत मिलेगी। चलिए, तो खुशाइंद है कि लोड शेडिंग से आवाम की जान छूटेगी। ये शहबाज शरीफ साहब का और नवाज शरीफ साहब का एक कारनामा है, और फिर शहबाज शरीफ साहब की अनथक मेहनत और बार बार जाना। वो राशिद महमूद जो हैं बड़े लंगड़ियाल, बड़े पुराने ब्यूरोक्रेट हैं, बड़े समझदार, वो इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, इनकी निगरानी में सारा काम हो रहा है। बड़ा दिल खुश हुआ वहां जाके, दिन रात 3 शिफ्टों में काम हो रहा है। और तो बिजली जो है, ख्वाहिश है कि उम्मीद है और कि बिजली आप लोड शेडिंग से जान कमी छूटे जो आवाम है की, बस अगले साल तक आप तवक्को रखें। ऐसा हो, अल्लाह करे आपके घर में यूपीएस की जरूरत नहीं है। अल्लाह करे ऐसा हो आवाम भी। अच्छा, दूसरा आपके हाथ में किताब है, आज उसका जिक्र भी आपने सुन लिया। क्या किताब है, किसने लिखी है? ये किताब है डॉक्टर अमजद साकिब साहब जी, कामयाब लोग। ये चिन्योटी शेख बरादरी के कारोबारी अरूज की दास्तान है। जो लोग गुर्बत के खात्मे के लिए इस मुल्क में काम कर रहे हैं ना, उनमें डॉक्टर अमजद साकिब
बहुत नुमाया अखुव्वत की बुनियाद रखी, छोटे कर्जे देते हैं। और फिर जितने मेरे हमारे दोस्त, मैं देखता हमारे हूं रोजनामा दुनिया में कॉलम भी उनका कॉलम भी बाकायदा छपता है। जी हाँ। है। देखिए इसी तरह हमारे दोस्त हैं अखलाकुर रहमान साहब, मियां अखलाकुर रहमान, हेल्पलाइन पाक वाले। हेल्पलाइन के सेक्रेटरी जनरल हैं। वो भी लगे स्कूलों की रिवाइवल में, गरीबों को राशन देने में, मरीज अस्पतालों में खाना खिलाने में। उनको हम कहते हैं लाहौर का अब्दुस्तान ईदी कहते हैं। और करोड़ एक पास कुछ नहीं वसाइल और करोड़ों रुपए जो हैं लोग उनको देते हैं, उन पर एतमाद करते हैं। ठीक। और फिर जब गुर्बत को खात्मे की बात होती है, गरीबों की हमायत की, मुझे जो बड़े बड़े लोग हैं ना, बहुत से लोग काम करते हैं अपने अपने अंदाज में, लेकिन यकीन कीजिए मैंने मलक रियाज हुसैन जो हैं बहरिया टाउन के, जितना फराख दिल उनको पाया है, मैं अपने तजर्बे में, कोई और नहीं है। जब हम कोई अपील करते हैं, जब कोई उनको खत लिखते हैं, व्हाट्सएप पे पैगाम भेजते हैं, वो बगैर देखे हुए कि बंदा कहाँ का है, किस इलाके से ताल्लुक रखता है, किस हल्के का है, इसका नाम क्या है, इसकी शक्ल क्या है, वो उसकी इमदाद करते हैं, उन गायबाना। ठीक। और ये भी एक अपनी जगह कमाल है। पर ये जो चिन्योटी शेख बरादरी है, इस पर इन्होंने किताब लिखी है और सारे लोग उसका तस्करा है इसमें, और उन्होंने बताया है कि ये बरादरी जो है इसके क्या असूल हैं जिससे ये लोग तरक्की कर रहे हैं। और बड़ी दिलचस्प बात ये बताऊं, वो कहते हैं कि इस वक्त चिन्योटी शेखों के पाकिस्तान में 40,000 घराने हैं। अच्छा। और इन घरानों को दौलत के एतबार से कई दर्जों में तकसीम किया जा सकता है। 1868 में चिन्योटी शेखों की कुल आबादी 1000 घरानों पर मुश्तमिल थी, जिनमें अक्सरियत गरीब और सफेदपोश थे। और आज इस किताब में शामिल 30 अफराद का ताल्लुक इसी पहले घरों से है। और आज ये जो हैं 1000 अरबपति हैं इनमें से। और जब मैंने पढ़ा इनको, मंशा साहब हैं और दूसरे लोग हैं, उन्होंने बताया कि हमारा राज क्या है। मैं एक तो हिजरत करना, जहां कारोबार के मौके में पहुंच जाना, दूसरा असूल दयानतदारी से काम करना, दूसरा यानी ये सारे उन्होंने लोगों को ये बताया है कि आप किस तरह तरक्की कहते हैं। हिजरत, अल्लाह पर यकीन, मेहनत, कफायत शारी, लोगों के अल्लाह की राह में देना, फयाजी और दयानतदारी। ठीक है। ये चिन्योट ये बड़ा ही बिजनेस मॉडल अहम के मैसेज आपने 6 दे बुनियादी दिया। अनासर हैं। और और डॉक्टर साहब का ख्याल है कि अब एक यूनिवर्सिटी बननी चाहिए जिसमें चिन्योट बिजनेस जो है के असूल जो हैं उनकी तरबियत की जाए, लोगों को उनकी तालीम दी जाए। चलें, ये तो जिक्र है चिन्योटी बरादरी का, लेकिन मेरा ख्याल है इसमें जो पैगाम आपने बयान ये किया, सबके लिए, ये सबके लिए, इसी पैगाम के आगे साथ बढ़ने नाज़रीन, के लिए आपसे इजाजत हम चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।